24 नवंबर 1971 बुध वाले दिन दोपहर के वक्त एक शख्स पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। हुलिये से वो कोई बिजनेसमैन मालूम होता था। इसके पास एक ब्रीफ केस भी था। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के काउंटर पर जाता है और पोर्टलैंड से सेटल के लिए टिकट लेता है और टिकट के $20 पे करता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। इन दिनों एयरपोर्ट्स पर चेकिंग ना होने के बराबर थी और जहाज़ में सफ़र करने के लिए सिर्फ टिकट होना ज़रूरी होता था। इसकी फ़्लाइट का नंबर 305 था। जहाज़ के अंदर आने के बाद वो पिछली सीटों की तरफ जाता है और सीट नंबर 18C पर बैठ जाता है और अपना ब्रीफ केस साथ वाली खाली सीट पर रख देता है। इसके दोनों तरफ जो सीटें थी वो खाली थी। इस जहाज़ में कूपर समेत 37 मुसाफिर थे और 6 क्रू मेंबर्स भी थे। तकरीबन 3 बजे के करीब 2:58 पर यह फ़्लाइट पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और तकरीबन 45 मिनट बाद इसको सेटल के टैकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अपनी सीट पर बैठने के बाद वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और अपने लिए सिगरेट जलाता है। जहाज़ का सफ़र शुरू होने के चंद मिनट बाद ही कूपर एक एयर होस्ट को एक पर्ची देता है। इस एयर होस्ट का नाम फ्लोरेंस शेफनर था और इस पर्ची पर बहुत गैर मामूली बात लिखी हुई थी। इस पर्ची पर लिखा हुआ था, मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आकर बैठ जाएं। अगर कोई हमारे साथ इस तरह की हरकत करे हम तो शायद इसको मजाक ही समझेंगे। तवक्को के खिलाफ फ्लोरेंस इसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। जैसे ही फ्लोरेंस डैन कूपर के साथ बैठती है वो अपना ब्रीफ केस खोल कर दिखाता है। इस ब्रीफ केस में 8 डायनामाइट की स्टिक्स और एक डेटोनेटर इनके दरमियान था। अब जहाज़ कूपर के रहम पर था। साफ जाहिर था वो इस जहाज़ को हाईजैक करना चाहता है और वो काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हो गया था और इसी का इस्तेमाल करते हुए कूपर इनको कुछ मज़ीद हुक्म देता है। और कूपर का हुक्म ये था कि शाम 5 बजे तक इसको $2 लाख अमरीकी, 2 पैराशूट के पेयर्स और सेटल पर एक रीफ्यूल ट्रक मिलना चाहिए। कूपर के अलावा और भी मुसाफिर इस जहाज़ में मौजूद थे मगर कूपर सबसे पीछे बैठा हुआ था और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। इसका मकसद वाज़ेह था कि अगर इसकी बात ना मानी गई तो जहाज़ को और इसमें बैठे सब लोगों की जान को ख़तरा था। फ्लोरेंस शेफनर डैन कूपर की सारी बात को सुनती है और फिर पायलट विलियम स्कॉट के पास आकर सारी बात इसको बताती है। इसके बाद टीना मैक्लो जो जहाज़ के अमले में से ही थी, ये फ्लोरेंस के साथ ही थी, यानी जहाज़ में इसके साथ ही रहती थी। वो इंटरकॉम लेकर कूपर के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है ताकि पायलट और कूपर के दरमियान राब्ता किया जा सके। इस तरह कूपर इनको मज़ीद इंस्ट्रक्शन देता रहता है। लोकल अथॉरिटीज़ और FBI को कूपर का हुक्म मानना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई हादसा हो या फिर इनको ये यकीन था कि कूपर इनसे बचकर नहीं जा सकता। इसलिए इस वक्त कूपर की हर डिमांड पूरी कर दी जाए और बाद में इसको प्लानिंग के साथ पकड़ा जाए। इस फ़्लाइट को 45 से 50 मिनट में पोर्टलैंड से सेटल पहुंचना था मगर ये फ़्लाइट अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द घूमती रहती है। जबकि बाकी मुसाफिर जो जहाज़ में मौजूद थे इनको ये बताया गया था कि जहाज़ में कोई टेक्निकल ख़राबी हो गई है जिसकी वजह से लैंडिंग में मुश्किल आ रही है। फिर इसी वक्त सेटल के नेशनल बैंक से 10,000 नोट इकट्ठे किए जाते हैं जो $20 के होते हैं मगर इन नोटों के सीरियल नंबर नोट कर लिए जाते हैं ताकि जब कूपर इनको कहीं इस्तेमाल करे तो इसको पकड़ने में आसानी हो। और स्काई डाइंग क्लब से 2 पैराशूट का बंदोबस्त भी किया जाता है। 5:45 पर इस जहाज़ को लैंड करवाया जाता है और वादे के मुताबिक कूपर को डॉलर और पैराशूट भी दिए जाते हैं और इसके अलावा इस जहाज़ को रीफ्यूल भी करवा दिया जाता है। और इसके बाद कूपर इनको एक नया हुक्म देता है कि 35 मुसाफिर और 2 क्रू मेंबर्स को अब जहाज़ से उतार दिया जाए और फिर इस हुक्म के मुताबिक अमल किया जाता है। इन सब मुसाफिरों के जाने के बाद कूपर इनको एक नया हुक्म देता है कि इस जहाज़ को मैक्सिको की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन पायलट इसको बताता है कि इस जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि इसको मैक्सिको लेकर जाया जा सके। अगर इस जहाज़ को मैक्सिको जाना है तो इसके लिए इसको कहीं ना कहीं फ्यूल के लिए रुकना पड़ेगा और इसके लिए पायलट इसको 2 ऑप्शन देता है
کہ ان दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर रुककर इनको फ्यूल भरना होगा। एक जगह फिनिक्स एरिज़ोना और दूसरी जगह रीनो नेवाडा। कुछ देर सोचने के बाद कूपर रीनो के एयरपोर्ट के लिए मान जाता है। इसके अलावा कूपर इनको एक और हुक्म देता है, या इसकी एक और ये डिमांड होती है कि इस प्लेन की पिछली सीढ़ियों को खुला रखना है, मगर पायलट इसको बताता है खुली हुई सीढ़ियों के साथ जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर सकता। मगर जब जहाज़ फ़िज़ा में होगा इस वक्त इसकी पिछली सीढ़ियों को खोला जा सकता है, जिसको कूपर मान लेता है। इसके अलावा कूपर की एक और डिमांड थी कि इस जहाज़ की स्पीड 200 मील से ज़्यादा नहीं होगी और जहाज़ के फ्लैप 15 डिग्री तक झुके रहेंगे। पहले की तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी और FBI इसकी सब बातों को मान लेती है और फिर तकरीबन 7:30 बजे ये जहाज़ सेटल के एयरपोर्ट से रीनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। जहाज़ के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही कूपर टीना मैक्लो से कहता है कि अब वो भी कॉकपिट में चली जाए और इसे अंदर से लॉक कर ले। लॉक करने से पहले जब टीना की नज़र आखिरी बार कूपर पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो अपनी कमर से कुछ बांध रहा होता है, मगर कूपर की तरफ से सख्ती से कहा गया था कि वो जो कहे इसी तरह किया जाए। इस वक्त पीछे प्लेन में सिर्फ कूपर ही होता है। जब ये जहाज़ सेटल से टेक ऑफ करता है इसके पीछे 2 फाइटर जेट्स 106 भी लगा दिए जाते हैं। इस वक्त रात हो चुकी थी और इस वक्त मौसम भी ख़राब हो गया था। तकरीबन 8:10 पर यह महसूस किया जाता है कि जहाज़ की पिछली सीढ़ी को खोला गया है। इस वक्त कूपर के अलावा जहाज़ के पिछले हिस्से में कोई नहीं होता। इस वक्त विलियम स्कॉट इंटरकॉम से कूपर से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर कूपर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि कूपर के मुताबिक ये कहा गया था कि वो सब कॉकपिट में चले जाएं और कोई इससे बाहर ना निकले। तकरीबन 2 घंटे बाद ये जहाज़ रीनो के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस वक्त प्लेन की पिछली सीढ़ियाँ खुली हुई होती हैं। FBI के एजेंट्स और रीनो पुलिस एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद होती है ताकि जहाज़ के आते ही कूपर को पकड़ा जा सके, और इस प्लेन के लैंड होते ही सब इस जहाज़ को घेर लेते हैं। मगर जब प्लेन के अंदर जाते हैं इनको कहीं भी कूपर दिखाई नहीं देता, मगर जहां कूपर बैठा था वहां इनको पैराशूट मिलता है। इसके अलावा कूपर की काली टाई भी मिलती है और इसके पिए हुए सिगरेट के टुकड़े भी। FBI और रीनो पुलिस बहुत कोशिश करती है, मगर वहां कूपर इनको नहीं मिल पाता। कॉकपिट में मौजूद लोगों से बात की जाती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इनसे पता चलता है कि तकरीबन 8:10 पर जहाज़ को एक गैर मामूली झटका लगा था और एयर प्रेशर भी तब्दील हुआ था। हो सकता है कूपर ने ज़मीन पर इस वक्त छलांग लगाई हो और जहाज़ की स्पीड को देखा जाता है और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि इस स्पीड से 8:10 तक जहाज़ कहाँ पर था, और मज़ीद कैलकुलेशन से एक एरिया तय किया जाता है कि यहाँ पर कूपर हो सकता है, और टाइम और स्पीड को सामने रखकर सर्च शुरू की जाती है। एक मखसूस एरिया तय कर लिया जाता है। ये जगह लोइस नदी के आसपास थी। इसके अलावा कॉकपिट में लोगों से पूछकर इसका एक स्केच भी बनवाया जाता है। अगली सुबह से सर्च शुरू की जाती है। जिस इलाके में इसको ढूंढा जा रहा था वो दरख्तों से भरा हुआ था, इसलिए ढूंढना मुश्किल था, मगर इसकी तलाश जारी रहती है। इसको नदी में भी ढूंढने की कोशिश की जाती है, मगर कोई पैराशूट, डॉलर, कोई कुछ नहीं मिल पाता और ना ही कोई कूपर का पता चलता है। इसके बाद ये खबर तेज़ी से फैलने लगती है। हर शख्स जानना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स था। FBI अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर इसमें कामयाब नहीं होती। FBI के ख्याल में यही था कि इस रात मौसम ख़राब था और अंधेरा भी काफ़ी था। हो सकता है वो नदी में गिर गया हो, मगर नदी में भी इसको तलाश कर चुके थे। 10 फरवरी 1980 को ये मामला एक नया मोड़ लेता है, जब एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ब्रायन एंग्रम कोलंबिया नदी के किनारे टीना बार पर पिकनिक मनाने आता है और इसको रेस से डॉलर मिलते हैं, और इन नोटों के नंबर वही होते हैं जो कूपर को दिए गए थे। ये जगह जहां कूपर को तलाश किया गया था, या ये अंदाज़ा लगाया गया था कि कूपर यहाँ हो सकता है, कि कूपर यहाँ कूदा होगा, ये जगह इससे तकरीबन 27 किलोमीटर दूर थी। एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कूपर पानी में गिर गया हो और ये नोट
کولمبیا ندی سے بہہ کر ٹینا بار میں آ گئے ہوں، مگر پھر اس تھیوری کو رد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹینا بار جہاں پہلے کوپر کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ کی گئی تھی اور دوسری جگہ کولمبیا ندی، یہ دونوں مخالف تھی، اس لیے نوٹوں کا یہاں آنا اور ایک سیکوینس کے ساتھ یہاں ہونا ناممکن تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ 7 اپریل 1972 کو ایک اور شخص جس کا نام رچرڈ فلوئڈ تھا، ایک پستول اور ہینڈ گرینیڈ کی مدد سے ایک پلین کو ہائی جیک کرتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ سیم ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنی ڈیمانڈ ایک پیپر پر لکھ کر دیتا ہے، مگر وہ اس سے زیادہ ڈالرز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کا ہر طریقہ بالکل کوپر کی طرح ہی تھا، مگر 9 اپریل 1972 کو FBI اس کو پکڑ لیتی ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کوپر ہے، مگر یہ بات اس طرح رد ہوتی ہے کہ ٹینا میکلو اور ولیم اسکاٹ کے مطابق کوپر کی عمر اس وقت 45 سے 50 سال تھی اور رچرڈ فلوئڈ کی عمر اس وقت 29 سال تھی۔ اس کے بعد سالوں اس پر FBI ریسرچ کرتی رہتی ہے، اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، ہر طرح سے کوپر کو تلاش کرتی ہے، مگر کوپر نہیں مل پاتا۔ FBI 1000 سے زیادہ لوگوں کو پکڑتی ہے، مگر پھر بھی کوپر تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ یہ امریکہ کا